हेलो एवरीवन, आज हम BHIC 107 की कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाओगे तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों के अधीन व्यापारिक गतिविधियों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें दिल्ली के सुल्तान जो थे उनकी व्यापारिक गतिविधियों के बारे में बताना है कि उन्होंने व्यापार को लेके क्या क्या अपने शासनकाल में क्या क्या गतिविधियां करी हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप प्रस्तावना को समझिए। दिल्ली सल्तनत का काल 13वीं से 16वीं शताब्दी तक फैला हुआ था, जिसमें उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को विशेष महत्व दिया। इस काल में आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई, प्रशासनिक सुधार हुए, मुद्रा प्रचलन हुआ, सड़क मार्गों और मंडी व्यवस्था के कारण भारत का व्यापार अधिक संगठित एवं स्थिर हुआ। अब हम बात करते हैं आंतरिक व्यापार का विकास कैसे हुआ। तो आंतरिक व्यापार का विकास दिल्ली सुल्तानों ने घरेलू व्यापार को विस्तार देने के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रकों को मजबूत किया। भारतीय नगरों दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, जौनपुर, दौलताबाद और उड़ीसा, ये जो कुछ जगह हैं जो भारतीय नगर थे उस टाइम, क्योंकि पहले पाकिस्तान भी तो इंडिया में ही था, इंडिया का हिस्सा था। तो लाहौर, मुल्तान, ये जो है ये जगह भी उस टाइम भारत के अंदर ही आते थे। आंतरिक व्यापार के बड़े केंद्र थे ये सारे जो महानगर थे उस टाइम, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, जौनपुर, दौलताबाद और उड़ीसा। शिल्प वस्तुओं के उत्पादन ने बहुत ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा दिया। इसमें कुछ अनाज थे, रेशम, सूती वस्त्र, धातु उपकरण, चमड़े और मसालों, इन सब का व्यापार क्रय और विक्रय के द्वारा होता था, मतलब खरीदा और बेचा जाता था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मंडी एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था क्या थी। तो खिलजी का जो शासन था वो व्यापारिक नियंत्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा। उसने दिल्ली में मंडी प्रणाली जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही स्टार्ट करी गई थी। उसकी नीति और मूल्य नियंत्रण नीति लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अनाज और आवश्यक वस्तुओं के दाम निश्चित किए गए। इस नीति के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये लिखे गए हैं कि अनाज और आवश्यक वस्तुओं के दाम निश्चित किए गए, क्रय विक्रय पर मंडियों में निगरानी रखी गई, अनाज भंडारण और परिवहन पर भी नियंत्रण किया गया। इस नीति के परिणाम स्वरूप वस्तुएं जो हैं वो सस्ती हुई तथा सैन्य और जनता दोनों को लाभ मिला। मतलब जो सैनिक थे उनको भी लाभ मिला और जो आम जनता थी उनको भी लाभ मिला। अगर हम बात करें दिल्ली सुल्तानों के पे जो मुद्राएं थीं वो किस किस धातुओं की होती थी, तो एक तो सोने की होती थी, रजत, ये भी एक धातु है, और तांबे की मुद्राएं होती थी। जो स्वर्ण और रजत की मुद्राएं होती थी उनको टंका कहा जाता था, और जो तांबे की मुद्रा होती थी उसको जीटल कहा जाता था। मुद्रा प्रणाली ने लेन देन को बहुत ज़्यादा सरल कर दिया और विश्वसनीय और व्यापक भी बनाया। इससे व्यापारिक गतिविधियों का भूगोल बहुत ज़्यादा विस्तृत हुआ। विदेशी व्यापार का विस्तार। विदेशी व्यापार में अरब, फारस, मिस्र और चीन, ये कुछ प्रमुख साझेदार थे। जो ये विदेश के कुछ हिस्सों के नाम है जहाँ से दिल्ली के सुल्तान जो होते थे वो व्यापार में आयात निर्यात करते थे। बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का आयात निर्यात किया जाता था। तो भारत से कपास, रेशम, मसाले और हाथी के दांत, रत्न और शिल्प वस्तुएं निर्यात होती थी, जबकि घोड़े, धातुएं, दास तथा विलास वस्तुएं आयात की जाती थी। तो यहाँ पे दोनों बातें लिखी गई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें विदेश में आयात की जाती थी, कौन सी चीज़ें निर्यात की जाती थी। गुजरात के बंदरगाह, विशेषकर खंभात, विदेशी व्यापार का मुख्य केंद्र बनकर उभरा। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान ने दक्षिण भारतीय बंदरगाहों को भी दिल्ली के व्यापारिक तंत्र से जोड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सड़क एवं संचार व्यवस्था दिल्ली के सुल्तानों के समय में किस प्रकार थी। तो व्यापार की उन्नति में सबसे एक अहम हिस्सा होता है सड़क व्यवस्था। अगर आपके जो सड़क यानी जो रोड होते हैं वो अगर एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश तक जाने के लिए कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो आप व्यापार नहीं कर सकते। तो इसलिए व्यापार की उन्नति में जो सड़क व्यवस्था का एक विशेष योगदान रहता है। दिल्ली को मुल्तान, लाहौर, बंगाल और दक्षिण भारत से जोड़ने वाले मार्ग विकसित हुए। शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई कुछ सड़कें जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड कहा जाता है, ने व्यापार को नया आयाम दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें कि जो व्यापारिक वर्ग और शिल्पकारों की जो भूमिका रही दिल्ली के सल्तनत के टाइम, तो इनमें कुछ व्यापारी समुदाय, जो प्रमुख व्यापारी समुदाय हैं वो जैसे थे बनिया, मारवाड़ी और गुजराती। इन व्यापार ये जो इतने सारे जो ये समुदाय थे
ये व्यापार में सक्रिय थे। शिल्पकार और कारीगर, वस्त्र, धातु, लकड़ी और चमड़े के उत्पादों के ये निर्माता थे। यही उत्पादक थे जिनकी वस्तुओं की मांग देश और विदेश में थी। मतलब कि आंतरिक जो देश के अंदर तो थी, साथ साथ में विदेशों में भी इनके मांग थी। किनकी बात हो रही है? जो कारीगर वस्त्र बनाते थे, धातुओं से जो अलग अलग चीजें बनाई जाती थी, लकड़ी और चमड़ों के से अलग अलग चीजों का निर्माण किया जाता था। इन सब वस्तुओं का विदेश में भी मांग थी और हमारे देश के अंदर भी मांग थी। समग्र रूप से देखा जाए तो दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में व्यापारिक गतिविधियां बहुत ज्यादा प्रगति के पथ पर रही। प्रशासनिक सुधार हुए, मंडी व्यवस्था, एक तरह से मंडी व्यवस्था की प्रणाली को चलाया गया, मुद्रा प्रचलन हुआ, व्यापार मार्ग और बंदरगाहों का विकास हुआ, जो भारत को एक संगठित और आर्थिक प्रणाली की ओर ले गया। यद्यपि मूल्य नियंत्रण जैसी नीतियों से व्यापारियों पर दबाव भी पड़ा, फिर भी यह काल भारतीय व्यापार के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा और भविष्य में मुगलकालीन व्यापारिक उन्नति की नींव साबित हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है विजयनगर साम्राज्य में धर्म तथा धार्मिक समूहों द्वारा निभाई गई भूमिका की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना के बारे में समझते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो था, इसका लगभग कब तक शासनकाल रहा? तो 1336 से लेकर के 1646 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली साम्राज्य था विजयनगर, जिसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति को एक नई दिशा दी। धर्म इस साम्राज्य के सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे का एक मूल स्तंभ था। हिंदू धर्म विशेष रूप से वैष्णव और शैव परंपराओं के साथ साथ जैन, इस्लाम और स्थानीय संप्रदायों ने इस साम्राज्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक नीतियों को प्रभावित भी किया। धार्मिक समूहों में न केवल आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि सामाजिक संगठन, कला, वास्तुकला, शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करते हैं कि धर्म का राजनीतिक महत्व और शाही संरक्षण। उस टाइम धर्म का राजनीतिक महत्व कैसा था और उस टाइम शाही संरक्षण कैसा था विजयनगर का? तो विजयनगर के शासकों ने अपने शासन को वैधता प्रदान करने हेतु धर्म का उपयोग किया। संगम व तुलु राजवंशों ने अपने आप को धर्म रक्षक व धर्मवाद के पोषक तत्व के रूप में भी प्रस्तुत किया। राजा हरिहर और बुक्का ने प्रारंभ में विद्यारण्य जैसे विद्वान सन्यासी का मार्गदर्शन लिया, जिससे साम्राज्य को धार्मिक वैधता भी मिली, मंदिरों को संरक्षित किया गया और धार्मिक अनुष्ठानों को प्रोत्साहन दिया गया। राजकीय कर्तव्य का एक तरह से ये हिस्सा माना जाता था कि धर्म अनुष्ठानों को प्रोत्साहन करें और मंदिरों को कैसे संरक्षित किया जाए। एक तरह से राजकीय का कर्तव्य था, राजा का, उस टाइम शासक जो भी रहता था उसका ये कर्तव्य माना जाता था। शाही संरक्षण के परिणाम स्वरूप विशाल मंदिर निर्माण हुए, भूमि दान होता था, ब्राह्मणों को कृषि क्षेत्रों का अनुदान और धार्मिक संस्थाओं की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुई। मंदिर की व्यवस्था कैसा था? सामाजिक आर्थिक भूमिका विजयनगर के साम्राज्य में क्या सामाजिक आर्थिक भूमिका थी? तो विजयनगर साम्राज्य में मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि सामाजिक व आर्थिक संस्थाओं के रूप में कार्य करते थे। वो कार्य क्या थे? तो भूमि दान के बड़े केंद्र थे वो मतलब वहाँ से भूमि दान किए जाते थे, आर्थिक उत्पादन का प्रबंधन करते थे, शिल्पकार और व्यापारियों को रोजगार भी प्रदान करते थे, शिक्षा और विद्या के केंद्र के रूप में भी कार्यरत थे। तिरुपति, हम्पी, श्रीरंगम, कांचीपुरम और बेल्लोर जैसे जो कुछ मंदिर, धार्मिक मंदिर थे और आर्थिक गतिविधियों के ये प्रमुख केंद्र भी बने। मंदिर उत्सवों ने व्यापार, कला और सामाजिक मेल मिलाप को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या रहा। विजयनगर काल में भक्ति आंदोलन की उन्नति का काल रहा। वैष्णव और शैव संतों ने धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सुधार का संदेश भी दिया। जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे उनके बारे में भी बताया गया कि वल्लभाचार्य, रामानुज और माधवाचार्य जैसी परंपराओं ने धर्मशास्त्र को सरल भाषा में जन साधारण तक पहुंचाने का काम किया। हरिदास और वाग्यकार जैसे संतों ने भक्ति गीत, काव्य और संगीत परंपराओं को भी प्रोत्साहित किया। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक विभाजन को कुछ हद तक कम कर दिया और जनता में नैतिकता, अनुशासन तथा धर्म के प्रति निष्ठा को भी विकसित किया। मतलब भक्ति भाव जागने से लोगों के बीच में जो विभाजन था, मतलब लोगों के बीच में जो थोड़ा सा भेदभाव था उसको कुछ हद तक कम किया गया। जनता में नैतिकता, अनुशासन तथा धर्म के प्रति निष्ठा जैसी चीज़ों का विकास हुआ। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि विविध धर्मों की उपस्थिति, यानी कि अलग अलग तरह के धर्म थे विजयनगर में। हिंदू धर्म वैसे प्रमुख था, फिर भी अन्य धार्मिक समूह भी सक्रिय रहे। जैन धर्म ने विशेषकर कर्नाटक वाले क्षेत्र में साहित्य, दर्शन और वास्तुकला में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इस्लामी व्यापारियों और सूफी साधुओं ने साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर सांस्कृतिक प्रभाव भी डाला। व्यापारिक संबंधों के कारण मुस्लिम व्यापारी तटीय क्षेत्रों में भी सक्रिय थे। अब आगे आते धार्मिक सहिष्णुता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण यह भी है कि साम्राज्य में विभिन्न धार्मिक समुदाय शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में थे। मतलब इतने
अलग अलग धर्म के लोग रहने के बावजूद भी वहाँ पे शांतिपूर्वक आपस में सहयोग देखने को मिलता था। अब हम बात करें कला, वास्तुकला और साहित्य पर इस धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। धर्म विजयनगर कला एवं वास्तुकला का प्रमुख प्रेरक स्रोत था। द्रविड़ शैली के विशाल मंदिर, गोपुरम, स्तंभित मंडप, कलात्मक मूर्तियां वास्तुकला के कुछ उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। हम्पी के विट्ठल और विरूपाक्ष मंदिर उसकी उत्कृष्ट मिसाल है। धार्मिक विषयों पर कन्नड़, तेलुगु और संस्कृत साहित्य की रचना हुई। इन भाषाओं में बहुत सारी साहित्यों को लिखा गया। अब हम आते हैं कॉन्क्लूजन पे। विजयनगर साम्राज्य में धर्म और धार्मिक समूहों की भूमिका अत्यंत व्यापक और बहुआयामी थी। धर्म न केवल शासन और राजनीति को वैधता प्रदान करता था, बल्कि सामाजिक संगठन, मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था, भक्ति आंदोलन, कला, संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था को भी दिशा देता था। धार्मिक सहिष्णुता और साहित्य संरक्षण ने साम्राज्य को सांस्कृतिक एकता तथा स्थिरता प्रदान की। समग्र रूप से देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य की शक्ति सांस्कृतिक उत्कृष्ट के पीछे धार्मिक संस्थाओं और समूहों का बहुत बड़ा योगदान था, जिसने दक्षिण भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में स्थायी प्रभाव छोड़ा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति आंदोलन क्या था। तो 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच एक महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में ये आंदोलन उभरा। इसका मूल आधार भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों, विशेषता हमने जानते हैं कि राम और श्री कृष्ण की पूजा बहुत ज़्यादा होती है, इनकी भक्ति पर ही उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति आंदोलन की बात हम जो कर रहे हैं वो केंद्रित थी। यह आंदोलन सांप्रदायिक सौहार्द, आंतरिक भक्ति, सामाजिक सुधार और भाषाई सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वाहक बना। इसने न केवल धर्म की परंपरागत धारणाओं को चुनौती दी, बल्कि जनता को सरल और व्यक्तिगत भक्ति भाव की राह भी प्रदान की। अब हम बात करते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, सामाजिक पृष्ठभूमि। तो यह आंदोलन उस समय शुरू हुआ जब समाज में बहुत ज़्यादा जातिगत असमानता थी, ब्राह्मणवादियों का वर्चस्व था, कठोर धार्मिक अनुष्ठान थे, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता जैसी परिस्थितियां विद्यमान थीं। वैष्णव भक्ति आंदोलन ने इन समस्याओं को समाधान के रूप में ईश्वर भक्ति को सुलभ बनाया और धर्म को सरल भाषा के माध्यम से लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया। मुख्य संत और उनकी विचारधाराएं। तो सबसे पहले हम कुछ इनके वैष्णव आंदोलन के कुछ प्रमुख संतों के बारे में पढ़ते हैं। एक रामानंद, तुलसीदास, सूरदास हुए, कबीर हुए, मीराबाई हो गई, चैतन्य महाप्रभु हो गए। तो ये कुछ संत थे जिनका वैष्णव आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामानंद ने भक्ति को सभी वर्गों के लिए खुला घोषित किया। तुलसीदास ने राम भक्ति को लोक भाषा में प्रतिष्ठित किया। आपको पता ही होगा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस जो लिखा ये अवध भाषा मतलब कि लोक भाषा में लिखा, क्योंकि जो वाल्मीकि ने लिखा था वो संस्कृत में थी। दास ने बाल कृष्ण की लीलाओं पर आधारित ब्रज भाषा का प्रयोग किया ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। मीराबाई ने भक्ति के निजी और भावात्मक पक्ष की अभिव्यक्ति दी। भक्ति के सिद्धांत एवं स्वरूप, यह है नेक्स्ट टॉपिक। उत्तर भारत के वैष्णव आंदोलन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ईश्वर से व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध जुड़ा। दूसरा, साधारण जन के लिए धर्म का सरलीकरण हुआ। संस्कृत के स्थान पर लोक भाषाओं के प्रयोग ने बहुत ज़्यादा एक तरह से आसानी से लोगों को समझाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई। जाति भेद और उच्च नीच का विरोध ये भी किया गया। मंदिर आधारित परंपरा और कीर्तन भजन ये सब किया जाता था ताकि लोगों के बीच में भक्ति भाव जगाया जाए। अब भक्ति को अनुष्ठान, यज्ञ तथा कठोर विधान से मुक्त किया गया और प्रेम, विश्वास और नाम स्मरण को आधार बनाया गया। अब हम बात करते हैं भाषा और साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन ने हिंदी साहित्य का अभूतपूर्व विकास किया। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी और अन्य बोलियों में बहुत सारी रचनाएं की हुई, जैसे सूरसागर, रामचरितमानस, मीरा पदावली इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। धार्मिक भावनाओं के साथ नैतिकता, नीति और मानवतावादी विचार साहित्य का मुख्य आधार बने। अब बात करते हैं सामाजिक प्रभाव और सुधार की। तो वैष्णव भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभाव नीचे लिखे गए हैं। जैसे जाति भेद पर प्रहार किया, स्त्रियों की धार्मिक भागीदारी भी देखने को मिली, सांप्रदायिक सौहार्द, नैतिक एवं सामाजिक समानता। यह आंदोलन सामाजिक समरसता, करुणा और मानवतावादी जैसे मूल्यों को भी आगे बढ़ाता है। अब हम बात करें धर्म और राजनीति के साथ इसका क्या संबंध रहा। तो यद्यपि आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक था, किंतु इसका राजनीतिक पर भी प्रभाव दिखाई देता है। जैसे मुगल काल, विशेषकर अकबर के समय में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता के विचार भी बढ़े। अब कॉन्क्लूजन की बात करें तो उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति आंदोलन धार्मिक सुधार, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह आंदोलन भक्ति को आडंबर मुक्त करके उसे सामान्य जन के हृदय तक ले गया।
इसने भाषा, साहित्य, कला, समाज और धर्म को नया दृष्टिकोण प्रदान किया। भक्तों ने प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया, जिससे भारतीय समाज में न केवल आध्यात्मिक परिवर्तन हुए बल्कि सांस्कृतिक और साहित्यिक उन्नति भी हुई। अतः कहा जा सकता है कि वैष्णव भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में सामाजिक धार्मिक चेतना का आधार बना और आज भी भारतीय जीवन में इसकी परंपरा व प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये BHI C107 का पहला पार्ट है जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट में बताएं तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा। और प्लीज़ सपोर्ट करें हमें। धन्यवाद।